स्टूडेंट्स, हमने अपने विश्व इतिहास की पहले की क्लास में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा, उसके कारणों के बारे में पढ़ा, युद्ध के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई और उसका परिणाम क्या निकला। तो आगे की क्लास में हम लोग उसके परिणामों के बारे में विस्तृत विवेचना करेंगे कि 1914 से 1918 के दौरान जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, विश्व के लगभग 36 देशों ने इसमें भाग लिया। तो उन सभी देशों के भाग लेने के बाद, उनकी सक्रिय भागीदारी के बाद इस युद्ध के क्या परिणाम निकले, सकारात्मक क्या परिणाम रहे और नकारात्मक क्या परिणाम रहे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि प्रथम विश्व युद्ध को देखा जाए तो यह मानव जाति के लिए भारी विनाशकारी साबित हुआ। धन जन दोनों की ही हानि हुई। लैंगसम के अनुसार इस युद्ध में लगभग 36 देशों के 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें से 1 करोड़ 30 लाख सैनिक तो मारे गए और कई सैनिक अपंग हुए, इसमें लापता हुए। युद्ध के दौरान 13,200 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी वो नष्ट हो गई। युद्ध के प्रारंभिक दिनों में औसत दैनिक व्यय जो 40 करोड़ रुपए था वो 1918 तक बढ़ता 3.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से हो गया। तो निष्कर्ष रूप में देखें बच्चों, तो युद्ध में शामिल होने वाले देशों ने 40,000 मिलियन पाउंड के लगभग इस युद्ध के दौरान खर्च किए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि युद्ध के दौरान धन और जन की बहुत भारी हानि हुई, काफ़ी नुकसान हुआ देशों को, आर्थिक संस्थाओं को आघात हुआ। विश्व के, यूरोप के विकसित देशों में उन देशों को विकास करने के लिए, उन देशों का विकास करने के लिए जो आर्थिक संस्थाएं गठित की गई थी वो पैसों के अभाव में खत्म हो गई और सभी देशों की जो वित्तीय संस्थाएं थी, वित्तीय स्थिति थी, वो पूरी तरह से चरमरा गई। इस युद्ध में पहली बार नए हथियारों का प्रयोग किया गया। 2 तरह के हथियार थे, मशीन गन और लिक्विड फायर का इस दौरान यूज़ हुआ। युद्ध में पहली बार गैर सैनिक जनता को मारने के लिए हवाई जहाज़ों का प्रयोग किया गया। 1915 में जर्मनी ने जहरीली गैस का प्रयोग किया और अंग्रेज़ों ने टैंकों का प्रयोग किया। इस तरह से हम देखते हैं कि टैंकों का सबसे पहले प्रयोग अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही किया। इस तरह से हम देखते हैं कि युद्ध के दौरान शस्त्रीकरण की जो होड़ थी वो प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई दी। प्रथम विश्व युद्ध से उदारवाद को हानि पहुंची। जो प्राचीन राजवंश थे यूरोप के, वो नष्ट हो गए। यूरोप के 3 प्राचीन महावंश, ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग, प्रशा जर्मनी का होहेंजोलर्न और रूस का रोमानोव राजवंश समाप्त हो गए। जर्मनी के छोटे छोटे राजवंश और बल्गारिया का जो राजवंश था वो भी समाप्त हुआ। 1923 तक टर्की का जो उस्मानी राजवंश था वो भी समाप्त हुआ। तो इस तरह से राजतंत्रात्मक प्रणाली, उदारवादी प्रणाली को प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा काफ़ी हानि झेलनी पड़ी। इस युद्ध के फलस्वरूप प्रजातंत्र की स्थापना हुई। यूरोप में 10 नए गणतंत्र स्थापित हुए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, रूस, चेकोस्लोवाकिया, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, यूक्रेन और टर्की जैसे देशों में प्रजातंत्र और गणतंत्र की स्थापना हुई। रूस में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही साम्यवादी क्रांति के कारण राजतंत्र के स्थान पर सर्ववर्ग की सरकार स्थापित हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि कई देशों में प्रजातंत्र को प्रोत्साहन मिला। इस युद्ध के द्वारा यूरोप के मानचित्र में परिवर्तन आया। पोलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड आदि देशों में स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। हंगरी को ऑस्ट्रिया से पृथक करके स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। चेक जाति के लिए
चेकोस्लोवाकिया और स्लाव जाति के लिए यूगोस्लाविया अलग से देश स्थापित हुए। इस युद्ध के दौरान महिलाओं के पक्ष में महत्व में काफ़ी वृद्धि हुई, उनकी दशा में काफ़ी सुधार आया। 1918 में इंग्लैंड में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पास करके पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इस अधिनियम से 30 वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। 1917 की क्रांति के साथ ही रूस में जाति, धर्म, नस्ल, व्यवसाय और लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता था उसको समाप्त किया गया, जिससे न केवल महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ बल्कि कई क्षेत्रों में उनको पुरुषों के समान अधिकार भी प्राप्त हुए। 1920 में जर्मनी में भी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। श्रमिकों का उदय हुआ। युद्ध के बाद विश्व राजनीति में श्रमिकों का महत्व बढ़ा और बाद में उन्होंने अपने संगठन बनाकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। शक्ति संतुलन का स्थानांतरण हुआ। विश्व की राजनीति का प्रमुख केंद्र अब यूरोप न बनकर विश्व की समस्त शक्ति का केंद्र अब अमेरिका बन गया। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया। विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ। युद्ध के बाद की परिस्थिति देखें तो अमेरिका यूरोप के विकसित देशों को युद्ध ऋण, युद्ध सामग्री और उपभोग की अन्य वस्तुएं देने के रूप में यूरोपीय देशों के महाजन के रूप में सामने आया। युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों को वहाँ की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुँचा था, लेकिन अमेरिका को इससे कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि उसकी भूमि पर कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया, जिससे वहाँ कृषि का विकास हुआ, उद्योगों का भी विकास हुआ और नगरों का भी विकास हुआ। इसके फलस्वरूप आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति का केंद्र अब यूरोप से स्थानांतरित होकर अमेरिका आ गया और अमेरिका एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए और कुछ नकारात्मक पक्ष भी रहे। इसके विश्व युद्ध ने यूरोपीय साहित्य को निराशावादी बना दिया। कई साहित्यकारों ने यूरोपीय समाज को एक बीमार आदमी के रूप में चित्रित किया और कई साहित्यकारों ने युद्ध के बाद के अनुभवों को, दुखमय जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। इस युद्ध की समाप्ति के बाद शांति समझौते की आड़ में जर्मनी को प्रताड़ित करने के लिए जर्मनी को से जुर्माना वसूलने के लिए उसके साथ वर्साई की संधि की गई, पेरिस शांति सम्मेलन किया गया, जिसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह से जर्मनी के समक्ष शांति समझौते का प्रस्ताव रखा गया और उसने किस तरह से उस पर हस्ताक्षर किए। धन्यवाद।